हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 साइंस का जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है टारगेट 90 प्लस को लेकर। टारगेट 90%, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगर ये वीडियो फुल देख लोगे, आपका 1 घंटे का वीडियो है मैराथन क्लास, तो 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एंड आपको इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय पूछे जाते हैं, उन सबको कवर कराया गया है। एंड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 40 से प्लस आपके बहुविकल्पीय लिए गए हैं, ऐसे 40 से प्लस आपके अतिलघुत्तरीय लिए गए हैं, और आपके ऐसे ही ये 30 प्लस दीर्घोत्तरीय लिए गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मैराथन वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ताकि ये भी वीडियो काफी अच्छा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एंड आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे फ्रेंड्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलो, आज जो है ना क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो तो आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और सभी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो भाई इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक करना, और प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि इसे लिखने में कम से कम 2-3 घंटे से भी ज़्यादा लग गए हैं। अभी आप लोग देखना, इतने सारे क्वेश्चंस कॉपी में कोई नहीं बताएगा, आपको पीडीएफ से बता देगा या फिर कुछ और चीज़ से, लेकिन कॉपी में कोई नहीं बताया गया, जैसा मैंने लिख कर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। चैनल पर नया हो, सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है पहला प्रश्न, Fe2 एंड O3 प्लस 2Al, ठीक है। एंड यहाँ फिर गिव्स आउट है 2Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। आपके पास ऑप्शन है, ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। अब 4 ऑप्शंस में से आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही है, इधर देखो, इधर Al जो है ना इधर हो गया, ठीक है। एंड देखो यहाँ जो है ना, यहाँ आपका Al के साथ O2 जुड़ गया, यानी कि ये दोनों जुड़ गए। भले ही इसमें से क्या हुआ है, यहाँ आपका जो है ना, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, याद रखना, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? कितनी है गाइस? 2 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2। ओके, ना -4 होगा, ना 1 होगा, ना 0 होगा, इसका सही आंसर 2 होगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि पेय जल, जो पीने वाले जल है, को जीवाणु रहित, यानी कि जीवाणु को भगाने के लिए प्रयोग करने के लिए किया जाता है, यानी कि पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए CaOCl2, बी CuCl2, सी CaCl2 या डी CaCO3। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर है? इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर होगा वो याद रखना, ये होगा। ओके, ये ऑप्शन। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जरूर नोट बना लेना या फिर याद कर लेना टाइम पर। आप लोग इसे देखते रहिएगा, वीडियो को लगातार देखिए। अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए धातु, बी आधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो एंटीमनी आपका क्या है वो तो आप लोगों ने एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था, जब आप लोगों को पढ़ा रहा था उपधातु, तो आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़ाया था एंटीमनी, ठीक है। तो ये आपका जो है एंटीमनी है, वो एंटीमनी आपका है उपधातु। क्या है? उपधातु। हमेशा याद रखना, जो एंटीमनी होता है वो उपधातु होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, मैट में मुख्यतः होता है। जो मैट का नाम सुना होगा धातु एवं अधातु चैप्टर में, तो आपको बताना है कि मैट में मुख्यतः होता क्या है।
तो मैट में जो है ना आपके पास ए ऑप्शन है FeS, V है Cu2S प्लस, FeS, C है Cu2S प्लस एंड D है Cu2S तथा Fe2S3। तो इसमें क्या होता है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा Cu2S तथा FeS। ठीक है, याद रखना। ओके, याद हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय परमाणु होते हैं। यहाँ आपको बताना है जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें कितने अम्लीय परमाणु होते हैं। तो लास्ट में COOH होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल, एंड इसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल। तो इसमें जो होगा ना उसमें केवल एक ही होगा। इसमें जो एसिटिक अम्ल में जो है ना वो अम्लीय परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक ही होता है। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा एंड काफी ज्यादा इजी है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रोपेन यानी कि मेथ एथ प्रोप, यानी कि 3 नंबर पे। और अगर जो चीज आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा 10 तक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसा मैंने IUPAC नाम पढ़ाया था उसमें बताया था। और अगर आपका मेथ एथ प्रोप 3 नंबर पे आता है तो यहाँ जो कार्बन की संख्या होगी वो 3 होगी। और अगर आपका प्रोपेन है लास्ट में N जुड़ा हुआ यानी कि एल्केन समूह है तो आपका जो होगा C3 होगा और H 8 होगा। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या है, ये तो नहीं है, ये तो मेथेन है, ये भी नहीं है, ये आपका है, ये आपका नहीं है। ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है, कभी कभी मैंने देखा है आपके बोर्ड एग्जाम में हिट कर जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, सारा कुछ आप क्लियर करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसको में बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। A Na2O एंड B MgO, C Al2 CO3 एंड D P2O5। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से आप बताओ क्या हो सकता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आपके 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है Al2O3। क्या है, Al2O3। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उभयधर्मी ऑक्साइड आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु, इसमें से आपको बताना है कि जो मुद्रा धातु है वो क्या है। A Zn, B Pb, C Sn, D Cu। अब आपको इसमें से बताना है जो मुद्रा धातु होता है इसमें से क्या होता है। तो इसमें से कॉपर जो है ना वो मुद्रा धातु है, कॉपर। ओके, और ये सारी चीजें क्या है, माटी धातु है क्या, नहीं, ये सारी चीजें से मुद्रा नहीं बनाया जाता, जिससे बनाया जाता है वो बताया गया है। ठीक है, Cu यानी कि कॉपर। तो यहां से आपको मुद्रा धातु भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। अब यहां से आपके आई होप कि हाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन चालू हो गए। जो पादप होते हैं जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे में भी प्रदूषण होता है और पेड़ पौधे में प्रदूषण होता है तो वो अपने आप कम कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य भी करते हैं, लेकिन मनुष्य कुछ ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और ये कैसे अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कम करते हैं। पादप A श्वसन, B वाष्पोत्सर्जन, C प्रकाश संश्लेषण या D प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका आपका सही आंसर है वो क्या है, वो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपने क्या कम करते हैं, वायु प्रदूषण कम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है वृक्क। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का बात किया गया है, वृक्क। तो यहां से आपको याद होना चाहिए कि जो वृक्क होता है, वृक्क आपका पोषण से नहीं संबंधित है, ये तो आपको पता है। फेफड़ा अगर होता तो श्वसन से संबंधित होता, परिवहन से अगर हृदय में परिवहन में निलय होते या फिर अलिंद होते या फिर कुछ और होता। अब बचा क्या है भैया, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है एक तंत्र है वो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पित्तरस का स्राव होता है, मतलब पित्तरस इसमें से कौन स्रावित करता है। A पित्ताशय से, B यकृत से, C अग्नाशय से या D अमाशय से। पित्तरस का तो नाम सुना ही होगा,
और पित्तरस की बात की जाए तो इसमें से जो है ना वो कौन स्रावित करता है, यकृत, यकृत में, ठीक है। पित्तरस का स्राव होता है यकृत से। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो मानव होते हैं, एक मनुष्य होता है, मनुष्य के हृदय में कच्छों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में जो कच्छा होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। अब आपको मैंने हृदय की संरचना पढ़ाया था और उसमें पढ़ाया था दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गए ना, दायां बायां मिलाकर 4 हो गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ना 1 पाया जाता है, ना 2 पाया जाता है, ना 3 पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 4 पाया जाता है, ठीक है। एंड 14 नंबर है कि डीएनए के दोनों तंतु जो होते हैं, इस प्रकार से डीएनए होता है। भाई डीएनए तो ऐसे बड़ा रहता है, लेकिन मैं इसमें छोटा सा रखूंगा। ये अब डीएनए में जो ये तंतु है, ये तंतु है, ठीक है, याद रखना। तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। अब जैसे दोनों तंतु होते हैं, उसको आपस में कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, आयनिक बंध या सहसंयोजी बंध? तो कौन जोड़ता है गाइस? ये आपका स्टूडेंट कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं, याद रखना स्टूडेंट। ओके, यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होता चल रहा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। जो प्राग नली होती है उसमें जो नर युग्मक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 8 होता है? तो जो प्राग नली होती है उसमें नर युग्मक की संख्या 3 नहीं होती है, 4 नहीं होती है, 2 होती है, 1 भी नहीं होती। प्राग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है, याद रखना। कितनी होती है? 2 होती है। प्राग नली में जो नर युग्मक है उनकी संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मुकुलन पाया जाता है। जो मुकुलन होता है वो इन 4 एग्जाम्पल हैं जिसमें मुकुलन पाया जाता है। फर्स्ट, प्लेनेरिया में, सेकेंड, लेशमीनिया में, एंड थर्ड, हाइड्रा में, 4 सभी में। तो सभी में तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कुछ और, तो इसमें से किसमें पाया जाता है? तो मैंने पढ़ाया था हाइड्रा में, हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मुकुलन की प्रक्रिया होती है। अगर एक हाइड्रा लगा हुआ है तो मुकुलन की जो प्रक्रिया है वो उसमें होती है, ठीक है। मुकुल उसमें से निकलते हैं और नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। अगला देखो, पुष्प में कितने भाग होते हैं? जो पुष्प होता है उसमें कितने भाग होते हैं? पुष्प में आपके ऑप्शन हैं 3, 5, 4, 6। तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं। पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। कैसे? दल, वाह्यदल, पुमंग, जयांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये हो गया आपका पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं। 17 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, और अगर आप इसमें से 17 के 17 क्वेश्चन याद कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, टॉपर बनने के लिए, अपने नंबर को 90% से एबव अचीव करने के लिए। इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि अब की बार भैया 90% से प्लस अचीव करना है और हमारे चैनल का नाम आगे ले जाना है, क्योंकि इतनी मेहनत आपको कोई नहीं कराएगा, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा। ओके, तो चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। जो पुरुष होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र होता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है एक्स वाई, एक्स या एक्स या वाई। देखो कुल मिला के कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें? नर हो या फिर मादा हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से क्या होते हैं? 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। और यही लिंग गुणसूत्र एक तो XX होता है एंड XY होता है, ये दोनों होते हैं। अब XX जो होता है ना वो होता है मादा में, और XY जो होता है ना वो होता है नर में। और यही अगर नर
मादा को एक्स गुणसूत्र देगा तो लड़का लड़की होगी, क्योंकि एक्स ऑलरेडी है इनके पास, मादा के पास, और ये एक्स गुणसूत्र इसको देगा तो लड़की होगी। अगर ये वाई गुणसूत्र इस लड़की मतलब मादा में अगर ट्रांसफर होगा तो लड़का होगा। यही होता है लड़की और लड़की बनने की प्रक्रिया, लड़का और लड़का बनने की प्रक्रिया। ये मैंने ऑलरेडी लिंग निर्धारण में पढ़ाया था। ओके, तो इसमें क्या होगा, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है, याद रखना। समझ में आ गया ना, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 19, मनुष्य के मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑटोसोम की संख्या पूछी गई है। जैसे लिंग गुणसूत्र जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, 22 जोड़ी होती है और 44 गुणसूत्र होते हैं। इसमें जोड़ी नहीं पूछा गया है, कुल मिलाकर पूरा पूछा गया कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें जो कुल गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 44, 44। अगर जोड़ी में पूछा जाता तो ये सही रहता, लेकिन जोड़ी में नहीं पूछा गया तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, समझ में आ रहा है ना। 19 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। शुद्ध गोल बीज की बात की गई है। गोल मतलब राउंड, ठीक है। तो टीटी मतलब होता है बौना, टाल मतलब लंबा, लेकिन टीटी मतलब होता है बौना। तो ये तो भाई गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि टी है कैपिटल टी, इसको ऐसे लिखा भी नहीं जाता। अगर आपको लिखना है तो टी ये कैपिटल लेटर वाला आगे लिखा जाएगा, ये भी गलत है। शुद्ध अगर पूछा जाए बिल्कुल शुद्ध, तो वो आप जानो जो कैपिटल हो दोनों वही सही है। और आपको थोड़ा आना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि टाल मतलब होता है लंबा, तो टी होना चाहिए कैपिटल में। और अगर गोल पूछ रहा है तो आर राउंड अप होता है, राउंड, तो इसका मतलब आपका आर दोनों सही होगा, और दोनों कैपिटल में होना चाहिए। शुद्ध पूछा गया, शुद्ध, ठीक है। तो भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन है फिजिक्स। अब चालू हो गया। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। हमेशा याद रखना, अगर समतल दर्पण पूछा जाए तो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है, या 1 से अधिक, या 1 से कम, या फिर अनंत। तो ये याद रखना, अगर आपसे आवर्धन पूछा जाए तो 1 होता है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगा। 1 मीटर फोकस दूरी है और उत्तल लेंस है, की क्षमता होगी। अब एक बात याद रखना, अगर उत्तल लेंस पूछा गया है, उत्तल लेंस पूछा गया ना, सही बात है, तो आपका 1 होगा। 1 मीटर फोकस दूरी है और उत्तल लेंस की बात की गई है तो 1 डायोप्टर होगा, सही है, क्योंकि उत्तल लेंस में प्लस होता है। अगला है हाँ, +1 होगा, सही है, +1 डायोप्टर। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजन था तो उसको मैंने दूर कर दिया। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग में होता है? ए लाल रंग, बी बैंगनी रंग, सी पीला रंग, डी हरे रंग। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन अच्छे हैं और इसमें आप याद रखना, अगर आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए तो बैंगनी रंग, और अगर तरंग दैर्ध्य पूछा जाए तो लाल रंग का होता है। ओके, तो ये सब बहुत से जो है ना अभी गलत है, क्योंकि अपवर्तनांक पूछ लिया गया है तो इसलिए आपका बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है। जो बिल्कुल स्वस्थ आंख है उसमें कोई दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष, ना जरा दृष्टि दोष, कोई दोष नहीं है, ना दूर दृष्टि दोष। तो उसके लिए जो दूरबीन होगा क्या होगा? दूरबीन की बात की है 25 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल स्वस्थ है तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा देखेगा, तो इसका मतलब अनंत होगा। उसका जहाँ तक निगाह जाएगा तहाँ तक देखेगा, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बीच में पेड़ पौधे घर ना आए तो उसकी आंख जो है बहुत दूर तक देखने लगेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर आप चंद्रमा पर हो और चंद्रमा से आकाश को देखो तो किस कलर का दिखाई देगा, किस रंग का? ए बैंगनी, बी नीला, सी काला, डी सफेद। तो जल्दी से बताओ कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग किस कलर दिखाई देता है? आकाश किस कलर का दिखाई देता है? देखो, नीला, काला, बैंगनी, सफेद। सफेद और फेद नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा।
ठीक है, ये सारे गलत हैं। ओके, समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। दूरदृष्टि दोष के लिए प्रतिबिंब बनता है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है ए रेटिना पर, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, या डी कोई नहीं। तो अगर दूर बिंदु की बात की जाए तो रेटिना के पीछे बनेगा, और अगर निकट की बात की जाए तो रेटिना के आगे बनेगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, और अगर दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं रेटिना के पीछे बनेगा, इसका मतलब नजदीक की वस्तुएं ये दिखाई देंगी। ठीक है, अगला देखो, विद्युत आवेश का मात्रक होता है, जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है? ए जूल, बी वोल्ट, सी कूलाम, या डी एम्पियर। तो आवेश का मात्रक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का क्या होता है? कूलाम। ठीक है, कूलाम होता है। ओके, कूलाम होता है, याद रखना, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, याद रखना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा ए कूलाम, बी जूल, सी एम्पियर, डी ओम। तो जल्दी से बताओ, पढ़े होंगे ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया है सब कुछ। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है एम्पियर। एम्पियर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आगे समझ लो। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, या ओम मीटर, या ओम प्रति मीटर, या मीटर प्रति ओम। तो हमेशा याद रखना भैया, ओम का नियम जो है प्रतिरोध पर ही लगाया गया है। तो ओम का नियम जो है ना, तो वो प्रतिरोध का मात्रक ही है ओम, इसीलिए ओम का नियम बनाया गया है। तो यहाँ प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो फिर आगे चलें। चलो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब अभी आपको बताऊंगा। ए 10⁻9, ये तो भाई नैनोमीटर हो जाएगा। वी 10⁻³ डी 10⁻6 ओम, या 1 ओम। 1 ओम तो नहीं होगा, 1 ओम। अब आपका अच्छा ये दोनों, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10⁻3 का कोई नाम ही नहीं देगा, माइक्रो, नैनो या फिर ये सब। ये होगा 10⁻6 ओम। माइक्रो अगर बात की जाए तो उसके घात 6 लगेंगे, वो भी माइनस में। अगर पूछ लिया जाए कि 1 माइक्रो कूलाम, तो आपको 10⁻6 कूलाम लिखना पड़ेगा, वो भी माइनस में लिखना है, ये याद रखना, माइनस से याद रखना। ठीक है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। जैसे प्रतिरोध को अगर ऐसे समांतर क्रम संयोजन की बात की गई है, ये एक दूसरे के तीनों प्रतिरोध समांतर हैं। तो ये समांतर क्रम संयोजन में जो है ना, तो इसमें समान क्या होता है? धारा या विभवांतर या आवेश या कोई नहीं, ये बताना है। इसमें जो होता है ना, V = V1 + V2 + V3 नहीं होता है। इसमें V जो होता है समान होता है, विभवांतर, और धारा I1 I2 I3 होता है, ये याद रखना। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका मात्रक क्या होता है? यहां आपसे पूछा गया है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ए वेबर मीटर स्क्वायर, बी वेबर, सी वेबर × मीटर, डी ओम। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर है? आई होप कि आप लोग जान गए होंगे। वो है आपका गलत गलत गलत। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ज़्यादा भैया लगता है घास पीच कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 33। एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला जो है ना वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी 1 गॉस, या सी 10⁻⁴ गॉस, या फिर डी 10⁻⁴ वेबर।
तो अगर एक टेस्ला की आप बात करोगे, एक टेस्ला की बात करते हो, तो एक टेस्ला जो है ना वो बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगा। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जैसे जो विद्युत धारा होता है वो उत्पन्न करने की युक्ति है, ए जनित्र, बी अमीटर, सी मीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा जो है ना उसको उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, वो है जनित्र। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, जनित्र है। ओके, तो 34 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाए तो डायनमो उत्पन्न करता है। जो डायनमो है, डायनमो वो क्या उत्पन्न करता है, ए आवेश, बी विद्युत क्षेत्र, सी विद्युत वाहक बल, या डी चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनमो जो है ना, डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल यानी कि ई, कैपिटल ई, ठीक है, स्मॉल ई तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला 36, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जो जीवाश्म ऊर्जा होता है उसका स्रोत है, ए पवन ऊर्जा, बी कोयला, सी सौर ऊर्जा, डी जल विद्युत। तो आओ भैया इसको भी देख लेते हैं 36 नंबर। तो इसमें आप लोग बता दो जल्दी से तो अच्छा रहेगा। तो इसका सही आंसर है गाइस, इसका सही आंसर है कोयला। कोयला सही आंसर है, ठीक है, याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है कोयला, डी है विद्युत ऊर्जा या जल विद्युत। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। ओके, नाभिकीय ऊर्जा जो है ना ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला देखो, इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि 38 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब मैंने एक पर गलत क्यों मारा है, मुझको तो 3 पर गलत मारना चाहिए, बट मैंने एक पर क्यों गलत मारा है, ये थोड़ा फैक्टिव क्वेश्चन है। देखो, ए है घास, गेहूं तथा आम, बी है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, सी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, डी है केक, लकड़ी तथा घास। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आपका गलत है और इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है, 3 इसमें सही है, 1 गलत है। बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका ये 3 सही है और 1 गलत है, लेकिन याद रखना ये आपके लिए जीके के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा सफाई योजना या योजना कब प्रारंभ हुई थी। जो गंगा सफाई योजना है वो कब प्रारंभ हुआ था, ए 1985 ईस्वी में, बी 1955 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, या डी कोई नहीं। तो ये याद रखना 1950 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था गंगा सफाई योजना, और ये है कोलीफॉर्म समूह है, कोलीफॉर्म समूह है जीवाणु का। तो यहाँ से आज हम लोगों ने भाई इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है और आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो था, तो इसलिए यार तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझो कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आखिर अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वायु में जलाने से पहले हम इसे साफ क्यों करते हैं। इसका एक मेन कारण है कि मैग्नीशियम जो होता है ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। अब ऐसे में क्या होता है ना कि वो जब जलाया जाता है तो वो जलता ही नहीं है, जल्दी नहीं जलता। तो अगर हम उसको साफ कर देते हैं तो मैग्नीशियम रिबन ही केवल बचता है और वो आसानी से जलने लगता है। चलो फिर अब हमने जो लिखा है उसको समझते हैं। देखो
मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए पहले इसे रगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। कुछ नहीं है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को, मतलब जो मैग्नीशियम रिबन की सतह है, मतलब उसका जो सतह है जिस चीज का वो बना हुआ है मैग्नीशियम का, उसका सतह पर कौन उपस्थित हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले यानी कि जलाने से पहले हम इसे साफ कर लेते हैं रगमाल से रगड़ रगड़ कर। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि वायु में जलाने से पहले आखिर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता होगा अगर वो सही से पढ़ा होगा। अम्ल के बारे में, अम्ल के बारे में अगर आप पढ़ोगे, क्षार के बारे में और लवण के बारे में, तो आप इसे जान जाओगे। ठीक है, पीएच मान यहीं से स्टार्ट होता है कि अम्ल का जो होता है वो 7 उदासीन होता है एंड 7 के नीचे अम्ल होता है और 7 के ऊपर क्षार होता है, और जो जिसका कोई स्वाद ना हो, ना खट्टा हो ना मीठा हो, अच्छा सा पानी की तरह हो, तो वो आपका 7 ही होगा। क्योंकि यहाँ जो उपस्थित होते हैं महोदय, वो ना तो खट्टा होते हैं ना मीठा होते हैं, वो उदासीन होते हैं। और उदासीन का अर्थ है वो उसका कोई स्वाद नहीं होता है। अब देखो यहाँ जो होंगे 0 से 14 तक, तो यहां से ऊपर जो होंगे वो कड़वे होंगे और 7 से नीचे जो होंगे वो बहुत ज्यादा खट्टे होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं वो तो आपके अम्ल होते हैं, जो बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं वो आपके क्षार होते हैं, लेकिन जो 7 नंबर पे होता है वो उदासीन होता है। इसका मतलब ये जो होगा ना, जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करना रुधिर का पीएच मान कितना होता है, नमक का पीएच मान कितना होता है, एंड बस 2 कमेंट करना बहुत है। ठीक है, अगला देखो, ब्लीचिंग पाउडर चूने से कैसे प्राप्त होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो आखिर चूने से कैसे प्राप्त होता है, समीकरण दीजिए। तो मैं आपको समीकरण के साथ समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप समझो, चूना का जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना और इसे बुझे हुए चूने से ही प्राप्त किया जाता है। पहले आप सूत्र को समझो, क्लोरीन, क्लोरीन से Cl2 से अभिक्रिया कराना है। ठीक है, तो यहां देखो आप, यहां आप समझो कि ये आपका CaOH का होल ट्वाइस जो है वो आपका बुझा हुआ चूना है। अब इससे जब आप लोग Cl2 की रिएक्शन कराओगे, यानी कि क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, CaOCl2। ये क्या है आपका, यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड H2O, यानी कि पानी आपका बच जाएगा। ये आपका रिएक्शन है। रिएक्शन काफी इजी है, आपको 2 मिनट में समझ में आ गया होगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से आप चूना तुरंत बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ब्लीचिंग पाउडर चूने से आप बना सकते हो, यानी कि चूना से आप ब्लीचिंग पाउडर 2 मिनट में बना सकते हो, रासायनिक समीकरण भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। काफी ज्यादा इजी है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि लोहे को जंग से, जंग का नाम सुना होगा, जैसे कोई लोहा होता है, अगर हम पानी धीरे धीरे बरस रहा है, ऊपर से रनिंग हो रही है, तो अगर हम उसे बाहर रख देते हैं, आपने देखा होगा कोई लोहे का सामान होता है जैसे पाइप होता है, तो उसे अगर हम बाहर छत पर या फिर बाहर धूप में रख देते हैं, या फिर पानी थोड़ा थोड़ा बूंदा गिरता रहता है, तो क्या होता है, उस पर धीरे 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 जंग चढ़ने लगता है। जब अगर उसे हम लोग पेंट ना करें तो जंग चढ़ने लगता है। और जंग ऐसा खराब चीज है ना कि वो उस लोहे को धीरे धीरे खत्म कर देता है, अगर उसे एक बार पटक दो तो टूट जाता है। तो वही, अगर हम लोहे को जंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो चलो फिर बताते हैं। लोहे के जंग से बचाने के लिए 2 तरीके हैं। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, क्योंकि 2 तरीका आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है, एक तरीका नहीं लिखना है, 2 तरीका। पहला, लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, मतलब जो लोहे की सतह है उस पर पेंट लगा दो या ग्रीस लगा दो। पेंट अगर आप लगाओगे तो कोई भी पानी आएगा, पानी थोड़ा थोड़ा बूंद गिरेगा, तो वो क्या होगा ना, उस पर रुकेगा नहीं, वो चिकना होता है और उससे पानी जो है नीचे चला जाएगा। और अगर कोई मिट्टी भी आती है तो वो चिकनी होती है, जो पानी चाहे ग्रीस हो और चाहे आपका लोहा का पेंट चढ़ा दो, चाहे पेंट हो चाहे ग्रीस हो, तो वो उस पर रुकेगा नहीं। और अगर वो रुक भी जाएगा तो पहले लोहे को नहीं नष्ट करेगा, पहले उस पेंट को काटने की कोशिश करेगा। अगर अंदर है लोहा तो पहले पेंट को खत्म करेगा, तब तो लोहे में जाएगा। तो इसका मतलब वो काफी देर तक, काफी दिनों तक बचा रहता है, लेकिन फिर भी जब पेंट खत्म हो जाता है ना, तो फिर वो होने लगता है। मतलब कुछ दिन का उपाय है, मतलब कुछ दिन आप बचा सकते हो। दूसरा है यश लेपन। यश लेपन का अर्थ है कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, लोहे की वस्तु पर अगर आप जस्ते की परत चढ़ा दो तो भी थोड़ा आप लोगों को लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो यहां आपको 2 तरीके समझ में आ गए। पूरे एनसीईआरटी बुक का है, पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं और सभी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। चलो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी एक योगात्मक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया का अर्थ है जुड़ना। जैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में संयोजन अभिक्रिया, बट संयोजन का भी अर्थ होता है जुड़ना, लेकिन यहाँ जो योगात्मक अभिक्रिया वो कार्बनिक यौगिक है, इसमें आपको कार्बन के बारे में आपको देना है इसका रिएक्शन। जबकि हम लोग वो जो था उसमें हम लोग ऐसे रिएक्शन देते Na+Cl2 यानी कि NaCl2, तो उसमें आप इस तरह से रिएक्शन देते थे, लेकिन यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आपको रिएक्शन देना है, क्योंकि ये नाम है योगात्मक अभिक्रिया। तो आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी एक योगात्मक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। पूरा आपको मैं समझाता हूं। देखो, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ है, कोई नाभिक है, तो नाभिक एक में दो जुड़ेंगे और दो से एक बड़ा नाभिक बना लेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। और एक होता था नाभिकीय विखंडन, एक नाभिक टूटकर कई सारे नाभिक बना लेते थे, लेकिन वो आपका वियोजन अभिक्रिया का एक अर्थ है। और यहां संयोजन का अर्थ है कि एक नाभिक, दो तीन नाभिक जुड़कर एक बड़ा सा नाभिक बनाएंगे। यहां कहने का अर्थ है कि योगात्मक अभिक्रिया में जो है ना पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। जैसे दो पदार्थ आपस में संयोग करेंगे, और जब दो पदार्थ आपस में संयोग करेंगे तो एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, वो भी अच्छा पदार्थ, बड़ा पदार्थ, ठीक है। कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है, और उसमें जो है ना कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनेगा, वो एक ही पदार्थ बनेगा, उसमें कोई भी प्रोडक्ट और दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आया? अब समझो, मैं आपको रिएक्शन को समझाता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है CH2 प्लस H2, यहां दो हो जाते हैं, एक तो CH2 डबल बॉन्ड में है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड यहां फिर H2, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। Na जो है ना वो तो प्रेरक है, और आपको 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, CH3 एंड CH3, ये आपका क्या है, ये आपका C2 हो जाएंगे और H6 हो जाएंगे। ये है मेथड, यानी कि एथेन है, ये आपका क्या है, एथेन है, ठीक है। एल्केन समूह का एथेन है। तो यहां से आपको ये एक ही बना है, भले ही ये दो हैं लेकिन सिंगल बॉन्ड लगाकर एक है। ये डबल बॉन्ड लगा के दो भले दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये एक ही है और हाइड्रोजन एक है, और ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं, यही चीज है C2H6, या फिर C2H6 को आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि साबुन क्या है, जो आप साबुन लगाते हो, डिटर्जेंट लगाते हो, वो क्या है। किसी एक साबुन का रासायनिक नाम लिखिए। सोप जो साबुन है, साबुन आखिर होता क्या है। आपसे कोई पूछ ले आप साबुन लगाते हो, नहाते हो, फिर आखिर साबुन होता क्या है, क्यों लगाते हो, तो आप समझ जाओ। साबुन का सूत्र सबसे पहले समझ लो, C17H35COONA, यानी कि C17H35COONA, ठीक है। ये होता है साबुन का सूत्र, ऑलरेडी याद रखना। अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो मिस्टेक में आप बता देना, ठीक है। तो यहां से आप साबुन का सूत्र याद कर लो, ओके। अब भाई साबुन होता क्या है, देखो साबुन जो होता है ना उच्च वसीय, इसमें वसा पाया जाता है, वसा अम्ल पाए जाते हैं, एवं क्षारीय चीज भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्ल के क्षारीय सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। एक प्रमुख साबुन सोडियम सिट्रेट है, ठीक है, जिसका सूत्र होता है C17H35COONA। तो यहां से आपको साबुन भी समझ में आ गया, साबुन का सूत्र भी समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में साबुन का सूत्र पूछा जाता है, एंड अतलघु में साबुन होता क्या है उसका सूत्र भी पूछा जाता है। ऐसे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दोगे, ठीक है। तो यहां से आपका साबुन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है स्टूडेंट आधुनिक आवर्त सारणी। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है एंड मेंडलीव की आवर्त सारणी, इन दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? बता दोगे तुरंत, अभी 2 मिनट में आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो आधुनिक आवर्त सारणी एक था, एक मेंडलीव की आवर्त सारणी था। पूरे पर एक चैप्टर आपका बनाया गया है तत्वों की आवर्त सारणी, बट ये दोनों को मैं कंपैरिजन करा के आपको दोनों का आपको परिभाषा बता दूंगा। देखो इसमें केवल 1-2 अक्षर बदलना है, और वो क्या बदलना है, वो ये बदलना है, बस इतने चेंजेस से पूरा आपका नियम बदल जाएगा। कैसे, चलो समझो। देखो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यहां जो है ना एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो होते हैं, यहां कुल मिला के आधुनिक आवर्त सारणी में बताया गया है कि चाहे कोई तत्व हो, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, कि उनका गुण कैसा होगा वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर मेंडलीव भाई का देखा जाए, मेंडलीव सर का, तो उन्होंने क्या कहा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु
भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया कि आपको दो चीजें याद रखना है। नंबर फर्स्ट परमाणु क्रमांक, नंबर सेकंड परमाणु भार। अब नंबर फर्स्ट अगर आप परमाणु क्रमांक याद करोगे तो आधुनिक सारणी के लिए, नंबर 2 अगर आप परमाणु भार याद करोगे तो किसके लिए, मेंडलीफ के लिए। यहां से आपके दो आपके फार्मूला बन चुके हैं, मतलब दो अच्छे अच्छे परिभाषा बन गए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 2 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक जरूर हिट करेगा। चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में एंटीजन एवं एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं। ये दोनों आप सुना होगा नाम, एंटीजन तथा एंटीबॉडी, बट कहां पाए जाते हैं ये आपको नहीं पता होगा। पता हो जाएगा, अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो जो रुधिर में एंटीजन होता है ना, एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है तथा एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। जो लाल रुधिर कणिका होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग नोट बना लो, याद करो। वैसे तो याद होने वाला नहीं है, आपको नोट बनाकर याद करना पड़ेगा। नोट्स अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर बनाओ, हैंड राइटिंग अपनी अच्छी से कर लो, जितनी अच्छी हैंड राइटिंग हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करोगे ना, आपसे भी बड़ा दादा बैठा हुआ है। मतलब आप चाहे 1 साल अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने में लगा दो और आपकी हैंड राइटिंग सबसे खूबसूरत हो जाए ना, तो आपसे भी अच्छा लिखने वाला बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में आप अपना कोशिश करो, हैंड राइटिंग इंप्रूव करो, नोट्स बनाओ, अच्छे अच्छे नोट्स उसे याद करो डेली बाय डेली। जितना भी याद कर लो उतना कम है, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत सारे लोग 20-20 घंटे पढ़ते हैं और ऐसे मतलब स्टूडेंट बहुत कम हैं जो इतना पढ़ेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है। हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी से। देखो हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा। देखो हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है, यहां आप नाम सुनो, हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन का वहन करता है। एक प्रकार का ये मतलब इसका साधन है। अब साधन है, वहन है, तो वैसे में अगर ये भाई कम होंगे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन में भी तो कमी होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। बस थोड़ा थोड़ा यार ट्रिक से याद करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार नियोजन, देखो परिवार नियोजन का नाम सुना होगा यार, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नियोजन नहीं बल्कि परिवार को बढ़ाते हैं, लेकिन इसका नियोजन करना अनिवार्य है। ठीक है, देखो जैसे परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार को नियोजित रखना, सीमित रखना। अगर आपके पास मतलब खाने पीने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, ज्यादा वस्तुएं नहीं है, ज्यादा आपके पास रुपए नहीं है, तो आप परिवार को नियोजित रखो। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा है मतलब अगर वो खाने को नहीं पाएगा, पहनने को नहीं पाएगा, तो ऐसे में उसे सुख कहाँ मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि आप परिवार को नियोजित रखो। आपके पास पैसा नहीं है, 1 बच्चा हो 2 बच्चा हो बहुत है, तो यहाँ परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार कल्याण हेतु, परिवार के कल्याण के लिए बताया गया है। सरकार कोई गलत नहीं कह रही है, सही कह रहा है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। बहुत आसान सा मैंने लिखा है कि परिवार को अगर कल्याण करना है, परिवार का पूरा कल्याण करने हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। जैसा कि सरकार ने लागू किया है कि अगर एक माता पिता हो मतलब है तो उनके 2 बच्चे से ज्यादा ना हो, वरना उनका कोई सरकारी काम नहीं होगा। इसका मतलब यहां भी परिवार नियोजन की प्रक्रिया चलाई गई है। जितना परिवार नियोजन करा जाए उतना अच्छा है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। अगर कोई भी परिवार है, एक परिवार है जिसके पास, देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर 2 परिवार हैं, एक परिवार के पास वही समझो 1 लाख रुपए हैं, दूसरे परिवार के पास भी 1 लाख रुपए हैं, लेकिन एक परिवार के पास 5 बच्चे हैं, दूसरे परिवार के पास 2 बच्चे हैं। अब बताओ कौन सुखी रहेगा, 5 बच्चे वाला या 2 बच्चे वाला। देखो शुरुआत में जो है ना वो 2 बच्चे वाला सुखी रहेगा, क्योंकि उसके पास भी 1 लाख है, उसके पास भी 1 लाख है। अगर 1-1 हजार खाएंगे तो उसका ज्यादा दिन चलेगा।
बट आगे चलकर हो सकता है कि बच्चे कुछ काम करें और उनसे ज्यादा अर्निंग कर लें, बट आपको अपने परिवार को नियोजित रखना है। यहां से आपको परिवार नियोजन समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, अनुवांशिकता के जनक कौन है? अनुवांशिकता का जनक आपसे कई बार पूछा गया होगा। अच्छा बताओ, अनुवांशिकता जो है ना, अनुवांशिकता के जनक, चलो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, पहले मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, अब भी 2 क्वेश्चन पूछूंगा। सबका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। देखो 10 नंबर, अनुवांशिकता के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत सारे लोग केवल मेंडल ही कहते हैं, क्योंकि ये जो है आगे की चीज ग्रेगर जॉन, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, आप पूरा याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब आप लोग हमें 2 उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने मतलब किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। याद है? याद होगा, कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मतलब जिस पौधे पर प्रयोग किया था उसका रासायनिक नाम बताना, वैज्ञानिक नाम, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम बताना। अब किस पर प्रयोग किया था वो आप बताओ, और उसका वैज्ञानिक नाम आप बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चलो फिर यहां से आपका ये भाई कंप्लीट हो गया, जनक आपके कंप्लीट हो गए। अगला देखो कि लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम बताओ। लिंग संलग्नता, लिंग संलग्नता का अर्थ है कि लिंग गुणसूत्र में कमी होना, ठीक है। तो यहां अब लिंग संलग्नता से संबंधित 2 बीमारियां मैं बताता हूं। नंबर फर्स्ट, हीमोफीलिया। नंबर 2, वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? वर्णांधता 2 रंगों में विभेद नहीं कर पाता, लाल एंड हरे रंग में, ठीक है। एंड हीमोफीलिया क्या है? कहीं आपके शरीर में कट जाए तो फिर खून बहता रहता है, जल्दी रुकता ही नहीं है। तो यहां से 2 लिंग संलग्नता रोग आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिंग संलग्न रोग हैं और काफी ज्यादा भयानक होते हैं, काफी ज्यादा बेकार होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बच के रहिए। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? कुछ पूछ रहा है, हाँ देखो लिखा हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर मैंने पढ़ाया होगा, वो आप लोग याद करो। जैसे हमें क्या करना है, जल के सापेक्ष किसका? जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच का सापेक्ष, यानी कि जी, यानी कि कांच को आगे लिखना है एंड जल, कांच एंड वाटर को पीछे लिखना है। अब आपको एक सूत्र मैंने बताया था कि अब किसका दिया हुआ है, ANW। ANW क्या है? यह है वायु के सापेक्ष जल का, एंड ये भी ANG वायु के सापेक्ष कांच का। दोनों का मान रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, बट आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा। देखो यहां आपका क्या है, यहां 4/3 है एंड यहां आपका है 3/2। अब यहां अगर आप 4/3 इंटू अगर आप कर लोगे 3/2, तो ये आपका कितना आएगा? नहीं, ये 2 अपन ऊपर कर लो, 3 नीचे कर लो, ठीक है। तो यहां 4 3 एंड 9, 8/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8/9, क्योंकि ये जो है ना, ये तो ऊपर से पूरा होगा, अंदर का अंदर से होता है, ऊपर का ऊपर से होता है। तो यहाँ आपका ये 4 दूनी 8 एंड 3 का 9, 8/9 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप करेक्ट आंसर लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चन तो आपको हमेशा आते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? कोई लेंस है, उसकी क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? पावर ऑफ लेंस क्या है? देखो लेंस की क्षमता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या? जैसे लेंस जो है ना, लेंस अगर प्रकाश उस पर जाती है तो प्रकाश की किरणें जो उस पर पड़ती हैं तो उसको अभिसरित मतलब फैलाने तथा बटोरने की प्रक्रिया को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ लेंस, कैपेसिटी ऑफ लेंस। तो यहां से आपको लेंस की क्षमता भी समझ में आ गई होगी। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहां से आपको लेंस की क्षमता भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। अभी तक तो नेत्र की क्षमता थी, बट अब आपको बताना है नेत्र की समंजन क्षमता, जो कि आप लोगों के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। सारे आईएमपी हैं, ऐसे में कोई नहीं है कि ऐसा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए, कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। या फिर आप कह सकते हो कि हाँ, फोकस दूरी को नियोजित करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। एक शॉर्टकट परिभाषा, बट दूसरा है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ये नोट कर लो, अगर आपको समझ में आ गया हो नोट कर लो, और आप लोग नोट्स बना लो अच्छे से और इसे नोट करके याद कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इसमें से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, हाँ, ऐसा है कि जैसे कोई टीचर का माइंड होता है और जो पेपर बनाता है वो भी एक टीचर होता है, ऐसे में दोनों का माइंड कभी कभी एक जैसा हो जाता है और वही क्वेश्चन आ जाता है जो सर ने पढ़ाया है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है। चलो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो, जैसे कोई आपका कंडक्टर है, चालक है, कोई तार है, उसमें अगर आप धारा प्रवाहित करते हो तो वो कितना हो, 4 एम्पियर हो, बट उसको टाइम कितना देना है, 1.5 मिनट में आपको प्रवाहित करना है। तो आवेश की गणना करो। आपको यहां क्या दिया हुआ है, मैंने बताया था न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अच्छे से बताया था। देखो, अगर आपको यहां क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये देखो, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी दी हुई है, 4 एम्पियर। यानी कि अगर यहां बात की जाए विद्युत धारा की तो कितना दिया हुआ है, विद्युत धारा 4 एम्पियर दी हुई है। एंड अब बात आती है समय की, तो समय आपकी मिनट में दिया हुआ है, लेकिन आपको मिनट से छोटी इकाई में ट्रांसफर करना है, तो मिनट से आप सेकंड में ट्रांसफर करो। ठीक है, अब फिर आता है आवेश, तो आवेश ज्ञात करना है। चलो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले धारा आई कितना है भाई, धारा आई है 4 एम्पियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टी यानी कि समय कितना दिया हुआ है, समय आपका है 1.5 मिनट में दिया हुआ है ना, लेकिन आप अगर इसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और आधा मिनट में 30 सेकंड, यानी कि 90 सेकंड हो जाएंगे। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है आवेश यानी कि क्यू की। क्यू कितना आएगा, अब क्यू की बात अगर किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी। तो यहां से आप सूत्र को अप्लाई करके आप तुरंत अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई बराबर क्यू अपान टी, और यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी, यानी कि क्यू बराबर आई कितना है, 4 इंटू 19 है ना, चलो देखते हैं 19, और यहां से आपका 19 है, तो क्यू बराबर कितना आएगा, 360 कूलाम, 9×3=36, तो 360 कूलाम आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां से आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला है ये, आई बराबर क्यू अपान टी, एंड क्यू हमें ज्ञात करना है, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, एंड क्यू आई का मान मैंने रख दिया 4 एंड टी का मान रख दिया 90, यानी कि क्यू बराबर 360 कूलाम। ठीक है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं 360 आंसर, लेकिन यहां कितने में आया, कूलाम में आया है यार। चलो फिर आपका याद हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, यानी कि 1 एम्पियर क्या होता है। वैसे एम्पियर तो आपने सुना है, बट आखिर 1 एम्पियर होता क्या है ये तो आपको बताना है। देखो 1 एम्पियर जो है ना वो क्या है कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में, कितने, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, अगर टाइम कितना हो, 1 सेकंड हो, लेकिन 1 सेकंड में हमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करना है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। कुल आपका कहां से डिपेंड है, एक सूत्र से। एक सूत्र वो कौन सा है अभी पता चल जाएगा। देखो आई आपको 1 लेना है, यानी कि ये सूत्र आप देखो, आई बराबर क्यू अपान टी, आई का मात्रक क्या होता है 1, एएमपी लिख दो, एम्पियर, बराबर क्यू का मात्रक क्या होता है 1 कूलाम। चलो भाई सब कुछ समझ जाओ, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, 1 सेकंड। चलो अब इस सूत्र से समझो, हमें 1 एम्पियर की परिभाषा देना है, तो यहां से समझो
एक सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। क्या दिक्कत है? अब तो समझ में आ गया ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र बताइए। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है मतलब वो को है एक समान है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, तो उसमें लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा? तो आपको मैं एक सूत्र बताता हूं जिससे न्यूमेरिकल भी कई सारे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। F बराबर IVL साइन थीटा। बट अब बताओ IVL साइन थीटा आपको याद रहेगा, लेकिन यहाँ थीटा क्या है? थीटा है चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, I क्या है? धारा है, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, L क्या है? लंबाई है। यहां से चार की चारों आपके समझ में आ गए और इस पर न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए तो आप चुटकियों में लगा सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा इजी फार्मूला है एंड आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका है एंड ये आपका अति लघु का लास्ट क्वेश्चन है। देखो विभिन्न प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। मृदा यानी कि मिट्टी तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। जल भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है। वायु भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है। एंड वन्य जीव जो आपका वन्य जीव है, जो वन्य जीव है जैसे जंगली जीव या फिर कोई जीव जो वन्य यानी कि जंगल में रहते हैं, कोयला, पेट्रोल आदि, ये सब प्राकृतिक देन है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप थोड़ा सा पानी बना दो तो क्या आप बना सकते हो? नहीं, जब तक आप नीचे धरती से पानी को ना निकालो। आप पेट्रोल बना सकते हो? बना तो सकते हैं बट वैज्ञानिक बना सकते हैं थोड़े, अगर नीचे से ना आए ना तो अभी उसकी भी कमी पड़ जाए। तो यहां से विभिन्न प्राकृतिक संसाधन मैंने 1 2 3 4 5 6 या 7 मैंने बता दिया। अब इसमें से आप 5 याद कर लो, 4 याद कर लो, 3 याद कर लो, तो उसकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां से आपके ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु क्वेश्चन, अति लघु। ठीक है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 100.1% क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस IMP हैं। ठीक है, तो यहां से आपको करना क्या है? इसका नोट्स बनाना है। नोट्स बना लो। अभी आपसे कितनी बार कहा गया नोट्स बना लो, और जो स्टूडेंट नोट्स बनाए हैं वो कमेंट करना सर मैंने नोट्स बना लिया, क्योंकि हमें देखना है कितने स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, कितने स्टूडेंट मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग कमेंट करना। जो स्टूडेंट नोट्स बनाए हैं सब्जेक्ट का वो कमेंट करना। और जो तो आइए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ लिए, इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग पहले लघु उत्तरीय समझो, फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, देखो अगर आप लोग फुल चैप्टर इन वन वीडियो वाला हमारा सभी चैप्टर्स का नहीं देखे हो क्लास 10 साइंस का तो देख लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, एंड आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लघु हैं इससे बता दूं। पहला प्रश्न क्या है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ, उदाहरण सहित समझाओ। देखो आपको करना क्या है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप सर्च कर लेना ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वो वीडियो मिल जाएगा और आप जरूर देखना, आपको वो मिल जाएगा। आपको करना क्या है, केवल एक कीवर्ड आपको यार अप्लाई करना है और अगर आप लोग करोगे तो हमारा सभी वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपका कोई भी टॉपिक हो, जैसे यहां मैं लिख देता हूं टॉपिक, आपका कोई भी टॉपिक हो, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी एंड संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, बस पीछे बाई श्रवण लेक्चरर लगा दो, आपको वो हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ये करा करो। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाओ। इसको भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मैंने कहा है पहले आप टॉपिक लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग उसे पढ़ सकते हो। देखो लवण जो है ना वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे आपका एसिड जो होता है, एसिड प्लस बेस आप मिलाते हो तो आपका क्या बनता है, साल्ट बनता है एंड प्लस वाटर बनता है। तो यही आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। मैंने चैप्टर 2 में भी कवर करा दिया था, जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट था, उसमें मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया कंप्लीट कराया था। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो भाई देख लेना, वो भी चैप्टर फुल पढ़ा दिया गया है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं। जैसे कोई कॉपर का छड़ है उसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालोगे तो क्या होगा। ये भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का मैंने कई सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा
Na2O यानी कि आपका सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। आपको ये क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विंड संरचना बनाना है। इलेक्ट्रॉन विंड संरचना का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप लोग सर्च कर लेना है इलेक्ट्रॉन विंड संरचना वाइस थर्मल लेक्चर, आपको वो हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। जैसे आपका जो एल्केन होता है एंड एल्कीन होता है एंड एल्काइन होता है, ये तीन चीजें हैं। एल्केन, इस पर आपका आईयूपीएससी नाम होता है, एल्कीन एंड एल्काइन इस पर आधारित आपके आईयूपीएससी नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और एल्केन में आपको एन जोड़ना पड़ता है, जो एन है, एंड इसमें इन, इसमें आइन जोड़ना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो काफी इजी है, इन सबको कवर करा दिया गया है। आप लोग आईयूपीएससी नाम का वीडियो देखिए, वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। या फिर आप लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उनके यौगिक फुल चैप्टर इन वन वीडियो को देखिए, आपको इन सब का आंसर मिल जाएगा। सर्च कर लेना कार्बन तथा उनके यौगिक फुल चैप्टर वाइज सर्वन लेक्चर, आपको हमारा वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा और आपको ट्रेंडिंग टॉपिक उसमें बताए गए हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समजातीय श्रेणी या फिर इसे सजातीय श्रेणी या फिर इसे आप लोग देखो उदाहरण से समझाइए। तो ये जो होता है समजातीय श्रेणी, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप लोग इन सारे टॉपिक्स को नहीं देखोगे तो आप क्या देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे वीआईपी क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो इसे जाओ जल्दी से, आप लोग इसे देखो अच्छे से। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव प्रक्रम का ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण में क्या अंतर है। जो ऑक्सी शोषण होता है तथा अनॉक्सी शोषण, ये शोषण के प्रकार हैं। ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण जो है ना, ये क्या है, शोषण के प्रकार हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन किया है एंड इन सबको कवर करा दिया गया है। आप लोग सर्च कर लेना ऑक्सी शोषण एंड अनॉक्सी शोषण बाय सर्वन लेक्चर। यहाँ स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। तो स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए गए हैं ऑलरेडी। बहुत सारे वीडियो, 1000 से प्लस वीडियो आपका बना दिया गया है। तो वो क्यों बनाया गया, उसमें हर एक टॉपिक क्लियर कराया गया। आप लोगों को केवल सर्च करना रहता है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बाय सर्वन लेक्चर, आपको हमारा वो वीडियो मिल जाएगा और आप थोड़ा सा मेहनत करके आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ओनली 10 मिनट 5 मिनट में पढ़ा दिया गया है। एंड अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये भी टॉपिक ऑलरेडी कवर करा दिया गया है। मनुष्य में लिंग निर्धारण आप दोबारा इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि उस टॉपिक को मैंने 1 से 2 बार अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो आप यहां से पढ़ सकते हो, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण बाय सर्वन लेक्चर, आपको हमारा वो टॉपिक मिल जाएगा और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो एंड इन सारे लघुत्तरीय प्रश्नों की स्टडी कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई लघुत्तरीय प्रश्न नहीं है जिसे मैंने नहीं पढ़ाया है, जिसे आप लोग नहीं जानते हो। आप लोग जानते भी होंगे कुछ क्वेश्चंस को, कुछ को नहीं जानते, तो उन सब का टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया अपने चैनल श्रवण लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग इस पेज के जितने भी क्वेश्चन है उसे नोट कर लो। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई बताना है। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूमेरिकल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये आपके लिए वीआईएमपी है और इसमें कई सारे रीजंस पूछे गए हैं कि आपको लेंस की, मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई सब कुछ बताना है। इसलिए मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है और आप लोग इसे जरूर लगाना, एक बार प्रैक्टिस करना। एंड सूत्र तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लेंस का है तो आपको पता ही है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, एंड आप इससे अप्लाई करके आप इन क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। कई सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लगा दिए गए हैं। एक न्यूमेरिकल का जो है ना वीडियो बन रहा है, उसमें कम से कम 100 न्यूमेरिकल्स रहेंगे और आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस न्यूमेरिकल को, उस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल की आप लोग चिंता न करें, थ्योरी पढ़ें और जो डेरिवेशन उसे पढ़ें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निकट तथा दूर दृष्टि दोष का कारण तथा निवारण लिखिए। यहाँ 2 दोष हैं, एक तो निकट तथा एक दूर। ये दोनों दोष मैंने साथ में लिख दिए हैं। तो निकट तथा दूर दृष्टि दोष 2 दोष हैं, तीसरा जरा दृष्टि दोष होता है, लेकिन ये 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकट तथा दूर दृष्टि दोष आपको पढ़ना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, लिख लिख कर याद करना चाहिए और इसके कारण भी, निवारण भी सब कुछ याद कर लो। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है। जो प्रतिरोध है वो क्या है और यह किन कारकों पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है और ये किन कारकों पर निर्भर करते हैं, इनको आपको डिटेल में समझाना है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जान जाना, क्योंकि प्रतिरोध के बारे में मैंने विद्युत चैप्टर में फुल पढ़ा दिया है। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये लघुत्तरीय का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी ऑलरेडी कवर करा दिया गया है सर्वन लेक्चर चैनल पर। तो यहाँ से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न थे उसे मैंने कंप्लीट करा दिया कम समय में और काफी
काफी अच्छे क्वेश्चंस। तो भाई आप लोग करना क्या है, इन सारे को कंप्लीट करना, इन सारे के आंसर अगर आप लोग लिख लेना तो हमें कमेंट जरूर करना सर मैंने इन सारे के आंसर लिख लिया। और ये 13 क्वेश्चन लघु उत्तरीय हैं, 13 में से आप कितने क्वेश्चन जानते हो, 2, 5, 6, 8 या फिर 13 के 13, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए हम लोग देखते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन को। हैं क्लास 10 जो आपका साइंस है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। देखो भाई ऐसा है ना कि आप लोगों को मैं ये पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको 2-2 क्वेश्चन डेली याद करने हैं। जैसे आपको समझ लो आप डॉक्टर ने आपको दवा दिया है, 2-2 दवा आपको खाना है, उसी प्रकार से आप समझो आपको 2-2 क्वेश्चन रोज याद करना है। बिल्कुल आपको नागा का नहीं करना है वरना आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लो, 2-2 क्वेश्चन आपको पक्का है कि आप पूरा याद कर लोगे। एक ही क्वेश्चन याद करो कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन याद करो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन याद करना है भाई। आप लोगों को कुछ ना कुछ करना है, इन क्वेश्चन को याद करना है, चाहे एक क्वेश्चन चाहे आपको 2 क्वेश्चन। बस पहला क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। देखो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इन सबको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में ये कितने प्रकार के होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया एंड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंड रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारे इनके प्रकार हैं। और अगर इन चैप्टर को फुल चैप्टर इन वन वीडियो में नहीं देखा है भाई ना, तो लिंक इस वीडियो के पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल पढ़ाया गया तो जाओ देखो, ठीक है। फुल चैप्टर इन वन वीडियो में पूरा चैप्टर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि का वर्णन करो। जो आपका व्यंजक चूर्ण होता है उसका आपको रासायनिक नाम लिखना है, ठीक है, अणुसूत्र लिखना है और बनाने की विधि भी आपको लिखना है। और इसको मैंने चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण में पूरा डिस्कस करा दिया है, नहीं देखे हो तो जाओ देखो, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना उस वीडियो को भी, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो आप चैप्टर नंबर 2 देखोगे तो आपका 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक नाम तथा सूत्र और उपयोग बताइए। ये भी आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप उस चैप्टर को देखोगे, क्योंकि ये दोनों जो है ना दूसरे ही चैप्टर से क्वेश्चंस हैं, तो दोनों आपका क्लियर हो जाएगा और आपका काफी अच्छा रिस्पांस आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए। अगला देखो भाई, अगला है वर्जन निस्तापन। देखो यहां मैंने कई सारे टॉपिक लिए हैं, वर्जन है, निस्तापन है, प्रगलन है, सक्रियता श्रेणी, इन सबको जानने के लिए चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु को देखना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑल चैप्टर इन वन वीडियो में पढ़ाया है पूरा आपका टॉपिक। तो भाई जाओ नीचे आपको देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा, आप लोग वहां क्लिक करके पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्जन, निस्तापन, प्रगलन तथा सक्रियता श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यहां आपके 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है एथिल अल्कोहल बनाने की 2 रासायनिक गुण लिखिए। जैसे जो एथिल अल्कोहल है उसको बनाने की 2 रासायनिक गुण लिखना है। जैसे आपके अलग अलग दोनों गुण होते हैं कि एथिल अल्कोहल आप इस तरह से बना सकते हो एंड एथिल अल्कोहल इस तरह से, जैसे किडवन के द्वारा एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, वो भी आपका एक बहुत अच्छा है, सटीक है और ये आपके लिए VIMP क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। तो यहां से आपके 5 क्वेश्चन तो मैंने क्लियर करा दिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सब अलग अलग है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 है स्त्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो स्त्रीकरण होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। स्त्रीकरण ये आपका एक अभिक्रिया होता था और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्त्रीकरण, ठीक है। अब यहां तक तो आपकी केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने बता दिया। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये मैंने बताया कि आपका पेपर टाइम हो तो याद कर सकते हो, अभी भी याद कर लो। चैप्टर पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप चैप्टर को पढ़ो, लेकिन अगर आप इनको साथ में अच्छे से क्लियर करते चलोगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे से, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो यहां से दीर्घकाल और सरणी यानी कि 7 क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गए। 7 क्वेश्चन आपको याद करना है केमिस्ट्री में, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप 10 कर लो। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 बायोलॉजी से आता है, पोषण क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। पोषण को मैंने ऑलरेडी अभी जल्द ही पढ़ाया था कि पोषण होते क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण ऑलरेडी पढ़ा दिया है, नहीं जानते हो तो भाई देख लेना, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है बायोलॉजी का, ठीक है। IMP देखो है, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए, वृक्क का कार्य बताइए। जो उत्सर्जन होता है उससे आप क्या समझते हो, उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए तथा वृक्क का कार्य बताइए। जो वृक्क होता है उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो यहां से आपको यह लिखना है कि जो उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, और रासायनिक अंग जो उसके उत्सर्जी अंग का नाम लिखना है और वृक्क का कार्य बताना है। वृक्क जो उत्सर्जन की एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वृक्क,
किडनी दो पाया जाता है, यानी कि एक जोड़ी पाया जाता है, याद रखना। अगला है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए तथा इनके चक्र बताइए। देखो इनके 4 चक्र थे, दल, वाय दल एंड जायांग पुमंग, ठीक है, यानी कि नरजन्नांग मादा जन्नांग। इनको नहीं जानते हो भाई तो आपको चैप्टर नंबर 7 देखना पड़ेगा, 8 नंबर चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं उसको देखो और आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 10 पता चल गया कि आपका पुष्प का जो पुष्प पहले बनाना है अच्छे से। मैंने भाई पुष्प बनाना बता दिया, नहीं जानते हो तो देख लो, समझ लो। एंड आपको ये भी पढ़ाया गया, अगर आप वैसा नहीं देखना चाहते हो तो सर्च कर लो, पुष्प का नामांकित चित्र बाय श्रवण लेक्चरर, पुष्प के भाग बाय श्रवण लेक्चरर। आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है? अब भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को जो ना मिले उसके पीछे बाय श्रवण लेक्चरर लगा दो। अगर फिर भी ना आया तो कमेंट कर दो सर आपने नहीं पढ़ाया, आप इसे पढ़ा दो। और अगर आप बाय श्रवण लेक्चरर लगा दोगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी क्लास 10th का, ठीक है। तो आप बाय श्रवण लेक्चरर लगा के पूरा सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। देखो आनुवंशिकता हम जो विकास के मैंने फुल चैप्टर पढ़ा दिया है, उसमें कह रहा है कि मेंडल जो थे, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। तो मेंडल ने 3 नियम दिया था, आपको पता होगा। कौन कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम, और ये तीनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो यार याद कर लेना, ठीक है, याद कर लोगे, ठीक है। अगर आप याद कर लोगे तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके लिए कुछ नहीं बचने वाला है। और अगर आप नहीं याद करोगे तो दिक्कत हो सकती है हमारे साथ पढ़ने में। तो याद कर लेना, एक एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, अगर आप एक एक क्वेश्चन याद करोगे तो 18 दिन में आप याद कर सकते हो। केवल 1 महीने के अंदर 18 दिन में आप इन सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। और लॉन्ग क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मानव के लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मानव के लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का अर्थ है कि अगर नर है, मादा है, ठीक है, जैसे माता होते हैं, पिता होते हैं, तो उसका बच्चा जो है वो लड़का होगा कि लड़की होगी, लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। एक तो लिंग होता है XX एंड एक लिंग गुणसूत्र होता है YY, तो यही निर्धारण करता है कि या XX गुणसूत्र वाला बच्चा होगा या YY गुणसूत्र वाला बच्चा होगा। तो ऐसे में आपको मैंने ये पढ़ा दिया है, आप लोग देख लेना। आनुवंशिकता में जैव विकास से आपके 2 क्वेश्चन ये क्लियर होंगे, और अगर इस चैप्टर को फुल देखोगे तो आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखना जरूर यार, पूरा पढ़ो, ठीक है। एक एक चैप्टर 1 घंटा का है, थोड़ा कम भी है। अगला है मेंडल के द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? 3 क्वेश्चन आपके आनुवंशिकता में जो विकास से क्लियर होंगे। और मेंडल के द्विसंकर संकरण बहुत हार्ड है, अगर आप लोग नहीं जान पाओगे जल्दी, अगर वो ऐसे पढ़ोगे तो। और अगर वीडियो देख कर पढ़ोगे 2 बार पढ़ लेना, नहीं आएगा तो 3 बार पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? ऑफलाइन हो, घर पर हो, जो मर्जी करे वो करो, तो आप 3 बार पढ़ लेना तो समझ में आएगा। कोचिंग में 1 बार पढ़ाएंगे, नहीं समझ में आया भैया जाओ घरे, 1 घंटा हो गया हमारा और 1 घंटा मैंने पढ़ा दिया। और अगर नहीं समझ में आया तो आप घरे आओगे, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको पढ़ना जरूरी है। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भाई टॉपर कैसे बन सकते हो? आपका जब हर एक टॉपिक क्लियर होगा ना तभी टॉपर बन पाओगे, ऐसा मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करो। जो मानव नेत्र होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये बताना है। और मानव नेत्र के जो प्रमुख भाग होते हैं, जैसे कार्निया, आइरिस एंड दृढ़पटल, ये सारे इनके भाग हैं, इन सबको वर्णन करना है। मैंने बहुत अच्छे से वर्णन कराया है पूरा भाग को चित्र सहित। तो नहीं देखा हो तो भाई मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पूरा चैप्टर देख लेना, आप लोगों के लिए बना दिया गया है। आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जो जो चैप्टर सब कुछ ऐड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट अच्छे से बना दिया गया है। आप लोग जाओ नीचे और उन सब चैप्टर्स को देख लो। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? 2 नियम भी बताइए। प्रकाश का अपवर्तन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें एक स्नेल का नियम है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, sin i अपन sin r इक्वल टू n। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसे याद कर लेना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन तो याद ही कर लो, साथ में उनके 2 नियम भी याद कर लो। एक नियम तो आपका वही है, लेकिन दूसरा नियम आपका स्नेल का नियम कहता है, और स्नेल का नियम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप स्नेल का नियम याद कर लोगे और प्रकाश का अपवर्तन याद कर लोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होता है तो काफी अच्छा होगा और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बेहतर करने के लिए, ठीक है।
तो यहां से क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है फैराडे का नियम क्या है, इसका सत्यापन लिखिए। फैराडे का जो विद्युत सॉरी यार यहां है ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या है इसका सत्यापन लिखिए। अगर आप नहीं जानते हो तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द इसका टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। ओम का नियम क्या होता है इसका सत्यापन नहीं जानते भाई तो बताना, मैं आप लोगों के लिए ओम का नियम का एक बेहतरीन वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी ओम चाचा को। तो आप लोग बता देना, मैं आप लोगों को बना दूंगा वीडियो, अच्छे से आप लोग याद कर लेना, फिर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछ रहा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। फैराडे के 2 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम थे जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हो तो बताना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखो फैराडे के 2 विद्युत चुंबकीय, एक प्रथम नियम होता है एक द्वितीय नियम, और आपको उन दोनों को पढ़ना है तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 विद्युत मोटर के सिद्धांत, रचना एवं क्रिया विधि का वर्णन करो। विद्युत मोटर जिसको ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जितना अच्छा हो सका है उतना अच्छा पढ़ाया है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अगर एक बार देख लोगे तो आप लोगों को 100% समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफी अच्छे से बनाया गया, चित्र उत्तर सब है उसमें। तो ये है हमारे 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कितने? 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक एक रोज याद करोगे तो कितना दिन? 18 दिन। 2 याद करोगे तो कितना दिन? 9 दिन। सोचो आप क्या 9 दिन मेहनत नहीं कर सकते हो 7 तक 21 नंबर लाने के लिए? थोड़ी मेहनत करोगे ना तभी आप रंग लाओगे। ठीक है, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। इन सारे जितने भी मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया है इन सबको याद करो। ठीक है, इन सबको याद करो, अच्छे से कंठस्थ करो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है 90% एबव लाने के लिए। ठीक है, तो ये सपना यार पूरा करा दो। चैनल का नाम ले लेना अगर आ जाएगा तो यार दिल से। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, ये है हमारा एक छोटा सा टारगेट जो कि आप लोग पूरा कर देना। तो इस वीडियो में ये बताया गया है, ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट का दिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।